बराह रास्त मुलाहिजा कीजिए, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, फलस्तीन पर, ईरान पर ये अकाउंट इतना खामोश क्यों होता है कि जब शोर मचता है? मैं कुछ मशवरा भी आपको देना चाहता हूँ कि आपके नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, इनके बारे में हम तब भी कहा करते थे, हमारे पर मुश्किल वक्त था, हम ऑपोजिशन में थे, हम आपको कहते थे कि ये लोग धरती से जुड़े हुए नहीं है। वक्त आया तो इन्होंने वो दौड़ लगानी है कि इनका निनामो निशान नहीं मिलेगा। आज भी वही लोग हैं जो आपके दरमियान और इस मुल्क की सालमियत के लिए खड़े होने वाले लोगों के दरमियान एक डिवाइड पैदा करते हैं और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये वो लोग हैं। अभी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने सब जिक्र किया, 2018 को हज़फ कर गए बीच में से। और बजट के ऊपर सैलरी क्लास के हवाले से मैं हाउस को पूरा साल हम कहते रहे कि जब मौका मिलेगा तो सैलरी क्लास को सहूलत दी जाएगी। हर परसेंटेज वाइज कमी की गई है और वाज़े कमी की गई है। और ये कमी जो सैलरी क्लास के टैक्सेस में की गई है, ये उस 10% सैलरीज के इंक्रीज के इजाफे के अलावा है। तो ये दो तरह के फायदे लोगों को मिले हैं। जो एक तबका पिस रहा था कि जहां पे टैक्स की शरह कम की गई है, वहीं पर 10% इजाफा सैलरीज में किया गया है, जिसको मैं समझता हूं कि आपको ना सिर्फ वेलकम करना चाहिए बल्कि आपकी केपी गवर्नमेंट ने कल बजट पेश किया। मुझे ये बताइए, आपकी लगभग अब वहां पे हुकूमत को 11.25 साल हो गए हैं, आज तक केपी का लिटरेसी रेट क्यों नहीं बढ़ सका? आज भी जो 51% लिटरेसी रेट है, पंजाब से भी कम है, सिंध से भी कम है। और बातें आप हमें करते हैं, 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए पिछले 11.5 साल के अंदर, जिसके तहत एजुकेशन में केपी के अंदर स्कूलों में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में बेहतरी आई हो? आपने बहुत तनकीद की एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये तीनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। क्या कोई ये बता सकता है कि कल केपी के बजट के अंदर कौन सा ऐसा इनकलाबी कदम उठाया गया है जिससे आप लोगों के हलकों के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और केपी के स्कूल जो हैं वो दानिश स्कूल से बेहतर हो जाएंगे, केपी का लेडी रीडिंग अस्पताल पीकेएलआई से बेहतर हो जाएगा? हम तो चाहते हैं कि केपी भी हमारे दिल के उतना करीब है जितना पंजाब है। मगर आप 10 साल शहबाज शरीफ के वहां पे देखें और अब मरियम नवाज का टेन्योर देखें और अपने 11.25 साल देखें, आप लोगों ने सिर्फ टाइम जाया किया है केपी के अवाम का। अभी तक कोई इनकलाबी कदम नहीं उठा सके हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में। अभी तक पेशावर का सेफ सिटी कंप्लीट नहीं हो सका। तो मैं समझता था कि ये भी चंद मारूजात है जो मैं आपके गोशगुजार करता चलूं। और इस बजट में एफबीआर के हवाले से देखिए, बिल्कुल आवाजें आ रही हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि पहली दफा मुल्क के अंदर माफियाज को टारगेट किया गया है। पहली दफा शुगर इंडस्ट्री जो टैक्स देती है उसमें 30% इजाफा हुआ है शुगर इंडस्ट्री के टैक्स में, क्योंकि मिलों के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। शर्मिला बीबी, पंजाब सिंध की शुगर मिलों के अंदर एक सिपाही नहीं घुस सकता क्योंकि वहां पे इजाजत नहीं होती। एफबीआर ने शुगर मिलों के अंदर छापे मारे, स्टॉक्स को चेक किया और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया शुगर इंडस्ट्री से। ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। और मैं टोबैको इंडस्ट्री की भी बात करना चाहता हूं, जहां पे 600 अरब की चोरी होती है। मैं दावत देता हूं अली अमीन गंडापुर को कि आए इस टोबैको माफिया को नुकेल डालें। मुल्क में सिर्फ 2 टोबैको कंपनीज हैं जो मुल्क के अंदर टैक्स देती हैं, बाकी काउंटरफीट सिगरेट जो बनता है और जो टोबैको माफिया हमारे चंद सूबों के अंदर विराजमान है, इधर कोई तकरीर करता है उधर वो अप्रोच हो जाता है। तो ये टोबैको माफिया को भी ये एफबीआर की काविश है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा, बहुत जल्द आएगा, कि ये वजीर आजम के जो इनकलाबी रिफॉर्म्स है एफबीआर को लेकर, कि टोबैको माफिया भी इस मुल्क में टैक्स देगा जिस तरह शुगर वालों ने टैक्स दिया है। ये इस कौम का राइट है, ये इस कौम के गरीब अवाम का हक है कि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो टैक्स नहीं देती वो टैक्स नेट के अंदर आए। 600 अरब रुपए का जो एक
एक लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है गरीब आदमी को, क्योंकि टोबैको माफिया के खिलाफ हम बात करने की हिम्मत नहीं करते, हम जुर्रत नहीं करते। और मैं एफपीआर को, चेयरमैन एफपीआर को सलाम पेश करना चाहता हूं कि वजीर आजम के विजन के तहत कराची के पोर्ट पे पहली मर्तबा फेसलेस अप्रेजमेंट का सिस्टम आया है कि जो कंसाइनमेंट आएगी, ना कंसाइनी को ना कंसाइनर को पता होगा कि कौन सा अफसर है जो कंसाइनमेंट क्लियर कर रहा है। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके तहत ना रिश्वत ली जा सकती है ना रिश्वत दी जा सकती है, और क्लियरेंस टाइम में 70% फर्क पड़ा है कि जो कंटेनर कई दिन पड़े रहते थे, कई हफ्ते पड़े रहते थे कराची के पोर्ट पे, अब वो चंद घंटों में क्लियर होते हैं। ये भी वजीर आजम का विजन था एफपीआर को लेके, जिसने एक बहुत बड़ा फर्क डाला है। एफपीआर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है कि तमाम सेक्टर्स में इंशाअल्लाह ताला ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम किया जाएगा, और जो एआई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे। और ये भी इस मुल्क की तरफ हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विंडफॉल टैक्स लगाया के ऊपर। अब तक विंडफॉल टैक्स 23 अरब रुपए का अलग, उसके बाद स्टे ऑर्डर्स वेकेट करवाए जाती दिलचस्पी लेके 34.5 अरब रुपया के अलावा आ चुका है सरकारी खजाने के अंदर। यही वजह है कि जब IMF देखता है तो वो कहता है कि पाकिस्तान ने अपने ताईं जो फाइनेंशियल रेगुलेशन लागू की है, इजाफी टैक्सेस इकट्ठे किए हैं और एफपीआर के अंदर जो रिफॉर्म्स किए हैं, इनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और एग्री सेक्टर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि वजीर आजम ने फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस पे कोशिश की। अब सूबों का काम है कि वो ज़राअत के शोबे के अंदर अपना किरदार अदा करें और एक ज़राई इनकलाब बर्पा करें, क्योंकि हमने जिम्मेदार के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला और टैक्स नहीं लगने दिया। तो ये बजट के हवाले से अभी तक कोई ठोस तजावीज़ इस सुन सका ना आ सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शैडो बजट ले आते, अगर थोड़ा स्टडी कर लेते, बजट की किताबें पढ़ने की ज़हमत कर लेते, तो ये सियासी तकारीर ना होती और हम सब मिल के मुल्क की इकॉनमी को मजीद ठीक करने के हवाले से बातचीत करते। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है वो मुस्लिम नून का प्रोग्राम नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, वो आपका प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है। इसको मिलकर हमने आगे लेकर चलना है और ये सूबों के बगैर मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मिल बैठे और जिस तरह इस जंग के अंदर जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसमें ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के शाहीनों ने उनके राफेल जहाज गिराए, जिस तरह नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब ने अपने पूरी नेवी को मुतहरिक किया, आप भी मुत्तहिद थे, इसी सफ में खड़े थे। तो जब इकॉनमी की बारी आती है तब भी हमें यक ज़बान और यकजा होना है और इकॉनमी को अब ये टेक ऑफ की तरफ जा रही है, हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपका हिस्सा डलेगा तो तारीख हमेशा आपको याद करेगी कि आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक टेक ऑफ में अपना किरदार अदा किया था। और इस बजट के अंदर जहां पे सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जहां पे ज़राअत के शोबे के अंदर मजीद जो है वो टैक्स नहीं लगने दिए गए, वहीं पे जो टैरिफ रिजीम आई है, जहां पे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना अब आसान होगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगा, वो खाम माल बाहर से मंगवाएंगे, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी और उसके साथ साथ ग्रोथ अचीव कर सकेंगे, उनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और टैरिफ पॉलिसी से फायदा उठाते हुए वो एक्सपोर्ट करेंगे। ये वजीर आजम का विजन था शहबाज शरीफ साहब का कि खाम माल सस्ता आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, यहां से एक्सपोर्ट कर रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। जनाब एडमिनिस्ट्रेटर बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने हिमायत पर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा, मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड
तोड़ तरसीलाती ज़र भिजवाई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ टैक्स में भी कमी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।